शक्ति की बात, शक्ति पूजा, गणेश पूजा, गणेश विसर्जन पर भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का एक फैसला, और फैसला ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा परमाणु निरीक्षण का कोई घोषणा कर दी गई हो। प्रतिपक्ष को ऐसा क्या काटा चुभा? क्या इस पर तो विचार विमर्श सबसे किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति ने तो जो कमेटी बनी, जो उसमें बड़े संविधान वेत्ता, कानून के जूरिस्ट जिनको कह सकते हैं, देश के नामी, अंतर्राष्ट्रीय नामी ऐसे व्यक्ति शामिल रहे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो, उनकी जो राय हो, उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। आपका सहयोग, आप जितने अधिक इसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों से करवाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। शक्ति की बात, शक्ति पूजा, गणेश पूजा, गणेश विसर्जन पर भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का एक फैसला, और फैसला ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा परमाणु निरीक्षण का कोई घोषणा कर दी गई हो। धमाका प्रतिपक्ष के लिए खास करके, और देशवासियों को तो मालूम है, देशवासियों की तो मांग है। सब यही कहते हैं कि चुनाव में खर्चा कम हो, चुनाव में बर्बादी है, चुनाव एक बार क्यों नहीं होता। इसलिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने यह निर्णय जब किया कि ठीक है, हम पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की उस रिपोर्ट को, जो कई हजार पृष्ठों में है, और उस रिपोर्ट को जो काफी विचार विमर्श के बाद दी गई थी राष्ट्रपति को, उसे स्वीकार कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें क्या बुरी बात है? प्रतिपक्ष को ऐसा क्या काटा चुभा? क्या इस पर तो विचार विमर्श सबसे किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति ने तो जो कमेटी बनी, जो उसमें बड़े संविधान वेत्ता, कानून के जूरिस्ट जिनको कह सकते हैं, देश के नामी, अंतर्राष्ट्रीय नामी ऐसे व्यक्ति शामिल रहे, और उस कमेटी की रिपोर्ट महीनों में तैयार हुई। वर्षों में विचार तो कब से चल रहा था। तो ऐसा धमाका क्यों लगा? अरे एकदम कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब से लेकर के अध्यक्ष है राहुल गांधी, अभी शायद इस पर नहीं बोले, अभी तक दिखाई नहीं दिया उनका, लेकिन उनके घटक, उनके साथी जो सो कॉल्ड गठबंधन है, बेचैन हो गया। करे ये क्या होगा? एक देश एक चुनाव, एक देश है क्या? हम तो 370 वापस लाना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वही कह रही है। ये कैसे होगा? वहां तो 6 साल का चुनाव होता था। एक देश एक चुनाव में तो एक ही बार 5 साल में होगा। शिवसेना को तकलीफ, शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी को, शिवसेना कंफ्यूज न करिएगा, शिवसेना जो शिंदे जी गुट है वो तो नहीं कह सकता है, और शिंदे गुट क्या, तो शिवसेना अधिकृत वही है। तो ऐसे जो नेता है, लालू यादव जी को तो कष्ट हो रहा ही है, क्या होगा मेरा तो पता ही, हमारा वो थोड़ा बहुत बचा है, बेटा क्या करेगा, शायद ये सब है। जबकि मैं मानता हूं कि ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए था। इस पार्टी के नारे, ये तो सोचा समझा है, ये तो ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। भाई चुनाव में क्या ध्यान डाइवर्ट करना है? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, उसमें ध्यान डाइवर्ट करने की क्या बात है? ऐसा क्या बड़ा भारी जो विवाद है? अरे ध्यान बांटने को तो पश्चिम बंगाल की घटना की बजाय इसकी यदि चर्चा हो जाए तो पश्चिम बंगाल को तो खुश होना चाहिए। बहरहाल, यदि आप इसे मेरी टिप्पणी मान रहे हैं तो मैं उससे थोड़ा इतर बात करता हूं, थोड़ा हट करके कहता हूं, क्योंकि मैं इस विषय पर लिखता रहा हूं, कई वर्षों से लिखता रहा हूं। तो कितने वर्षों से? अभी नहीं, 20 वर्ष से। आप आश्चर्य करेंगे, यानी कि मैं हर बार जब भी मेरे कॉलम में कहीं कहीं ऐसे जब कोई विवाद उठता था, तो अपने आप को, देश को, शायद प्रतिपक्ष के नेताओं को तो याद ना हो, मुझे मालूम नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो खैर याद ही होगा, क्योंकि उन्होंने तो, उनके ही नेता ने, आप ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत सन 2003, 2003,
आप ही देखिए उस समय, और कांग्रेस तो बेताब थी कि उसके बाद सरकार आ रहा है, 2004 में सरकार भी आई। उस समय श्री शेखावत ने सुझाव दिया था कि भाई ये बार बार चुनाव में समय में खर्च नष्ट होता है, बहुत सारा पैसा, समय भी खराब होता है, एनर्जी खर्च होती है, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी लोकसभा के चुनाव है, फिर स्थानीय चुनाव है, इन सब में पूरे समय, और इससे सारे कई काम रुक जाते हैं। ये 2003 में जून के आसपास किया, और मेरे आप अभी भी आउटलुक की फाइल्स आपको मिल जाएंगी। आउटलुक हिंदी का मैं संपादक रहा, और इसलिए उसमें लिखा हुआ आज भी मेरे पास वो पुस्तकों के जो संकलन है, जिनमें लेखों का भी संकलन है, कॉलम्स का है, उसमें ये है दर्ज, जून 2003। इसलिए ये मत कहिए कि मैं आज मोदी जी का समर्थन, मोदी जी तब, बल्कि वहां गुजरात में ज्यादा अपने कई जैसे कैसे चुनौतियों का सामना कर रहे थे, विरोध का भी सामना कर रहे थे। तब तो उन्होंने नहीं सोचा था कि ये सुझाव जो दिया गया है इस पर मुझे करना होगा। वो शेखावत जी के भी प्रिय थे, मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। भगत सिंह शेखावत भी उनको मानते थे, लालकृष्ण आडवाणी भी मानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे, और कांग्रेस के भी कई नेता मानते थे। अब उनका नाम लेकर के मैं दुखी नहीं करूंगा राहुल गांधी को कि कौन लोग कब मिलने के लिए चले जाते थे। कुछ मामलों में जब लगता था कि हाँ गुजरात का विकास करना है या गुजरात से हमें कुछ सीखना है, तो तारीफ करते थे अपने राज्यों में बुला करके। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद ही, तो कई बार गुजरात सरकार को ही अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी किया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय कभी सोचा होगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद, हाँ, लेकिन बनने के बाद 2014 के बाद से उन्होंने इस पर बातचीत शुरू किया। 2019 में भी ये मुद्दा बना, तो 2019 में भी मैंने लिखा, मुझे और याद नहीं है और कब कब लिखा, लेकिन मैं दो बड़े, चूंकि एक ताजा 5 साल पहले का और एक मैंने आपको 20 साल पहले का अपना लिखा हुआ बताया। और भगत सिंह शेखावत जी का वो भी आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तब डिजिटल एरा नहीं था और सब कोई कागज आपको ढूंढना पड़ेगा। भगत सिंह शेखावत जी का भी वो आपको मिल जाएगा। तो ये कोई धमाका नहीं है, ये एक प्रक्रिया शुरू तो करना है। जनता तंग आ चुकी कि आप अरबों रुपया बर्बाद करते हैं, चंदा वसूल करते हैं, कारपोरेट कंपनियां परेशान रहती हैं। आपको बॉन्ड लगा, बॉन्ड में कमाया सबने, मैंने सबने लिया और अधिकृत रूप से दिया गया कंपनियों ने, लेकिन उसमें भी तकलीफ हुई कि भाई ये तो बीजेपी को ज्यादा मिल रहा है, हमको नहीं मिला, हमको यहाँ या ज्यादा मिला है, हमको पार्टी अलग अलग ले रही है, यहाँ एक पार्टी को यदि मिला है, जो जिनको लगता है कि सरकार सत्ता में रहना चाहिए उसका समर्थन सब करते हैं। एक समय टाटा बिरला किसको करते थे, जब अंबानी अडानी भी नहीं आए थे, किसको करते थे याद करिए? कांग्रेस को करते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता को भी करते थे। बिरला जी ने खुद मुझे कहा, हम तो पार्टियों को, भाई हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जितना जिसका सहयोग हो सकता थोड़ा करते हैं। के बिरला जी की बात कर रहा हूं, उसके पहले घनश्याम दास बिरला भी करते थे। मध्य प्रदेश में कैसे मीर उनका था, तो वहां भी कई नेताओं को उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए जो भी चंदा सहयोग हो सकता देते थे, तो तब वो थे। तो लेकिन बाढ़ से तकलीफ, हमको अधिक मिले और हम उसको खर्चा दिखाएं ना दिखाएं, उसके नाम पर चुनाव में देश विदेश का जहां चंदा आ सके उसको गुप्त रखा जाए, वो पता न चले। बॉन्ड में तो पता चल जाता है किसने किसको दिया। बॉन्ड में तो बैंक के थ्रू आ रहा है, अकाउंट जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है, तो आपको उसमें भी तकलीफ थी। तो चलिए, अब उसमें तो कोई षड्यंत्र नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट से आपने जो भी कारण रहे हो, जबकि हमें मानते हैं कि वो एक सही तरीका था कालाधन को रोकने के लिए। अब एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, असेंबली का हो वाले हो। अच्छा, ये क्या अचानक उनकी उपज है? संविधान वेत्ताओं ने क्या तय किया था? डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में क्या हुआ था? आप ही बताए कि संविधान समिति ने 5 साल का लिए कार्यकाल तय किया, या क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बदल दिया था? उनके साथ की सरदार पटेल ने बदल दिया था उस नियम को कि नहीं, 5 साल के संविधान में रखा गया है उसको नहीं माना जाएगा? हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं 1952 से 1971 तक तो बिल्कुल ही इसी तरह से चुनाव होते रहे, 5 साल में चुनाव होते रहे। आप ये बताइए, पार्टी भी टूटी, यही सही है कि कांग्रेस टूटी और कई सोशलिस्ट पार्टियां तो कई बार टूटती हैं राज्यों में, उसके जो असर हुआ है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन ये तो केवल हाँ कांग्रेस पार्टी के ही मनमानी सलाहकार जो लोग रहे उन्होंने ही गड़बड़ करके फिर वो समय पर चुनाव न होकर इमरजेंसी लगी, मैं उस पर भी नहीं जाता। और उसके बाद तो जनता पार्टी बनी थी, उसमें तो सभी घटक जो अलग अलग बड़े थे उन्होंने अपने आप विद्रोह करके उसको किया गड़बड़, वरना तो वो चलना था। मोरारजी देसाई तो पुराने नेता थे, वो तो कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन उनके साथियों ने भी कुछ मुद्दे उठा करके जनसंघ को अलग कर दिया,
खुद अलग हो गए, कभी चरण सिंह बनने के लिए हुए, कभी जगजीवन राम बनने के लिए हुए, तो खैर वो इतिहास सब जानते हैं। तो वरना वो भी 5 साल चलता। और आप ये याद करें, उसके बाद वो यदि थोड़ा अस्थिरता आई, लेकिन 79 के बाद जब 80 में इलेक्शन हुए, 1980 के इलेक्शन के बाद यदि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या न होती तो 85 में चुनाव वैसे भी होना था, और वही हुआ भी। 84 के अक्टूबर में उनका निधन हुआ और चुनाव होकर राजीव गांधी 425 सीटें मिली। तो ऐसा नहीं कि 5 साल से बहुत पहले हो गए, चुनाव हुए, कुछ महीनों का अंतर हो सकता है, उसके बाद तो चुनाव हो रहे। उसके बाद लेकिन हाँ, कुछ फिर वही गड़बड़ हुआ। कुछ असंतुष्टों ने जब गड़बड़ किया, कभी कांग्रेस में उसका अपने को नहीं संभाल पाई, दोष कांग्रेस से ही निकले। कांग्रेस की नीतियों से शायद नाराज जो रहे हों, या दूसरी पार्टियों सोर्सेस पे कई बार लोगों ने दल बदल किया। तो दल बदल की बीमारी से ही तो कुछ इलेक्शन 96 से लेकर के 99 तक गड़बड़ाए। लेकिन आप बताएं, 99 के बाद क्या चुनाव हर 5 साल में नहीं हो रहे? भाई सब तो सब मान ही रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आ जाएगी, बड़ा शाइनिंग इंडिया, जिसकी चर्चा कांग्रेस खुद करती है। तो उनको लगता नहीं, देखिए 5 साल में चुनाव होंगे तो हम जीत जाएंगे, और जीती वो। 10 साल राज किया, फिर अपने ही पाप अपने ही काम, पाप कहेंगे उसको, चूंकि कई भ्रष्टाचार के मामले आए, घोटाले पर घोटाले, ऊपर मिस्टर क्लीन मनमोहन सिंह, और उनके अंदर सब हो रहा है। उन्हें कहा, आंख मूंझो, मैं तो साधु संत हूं, नीचे जो कर रहा है करता रहे, मुझे क्या करना है। तो ये जो ऊपर का ड्रामा था उनका, नीचे के भ्रष्टाचार से उनको, और अन्य आंदोलन से बड़े बड़े नेताओं का भी उसमें सहयोगी रहा, हर पार्टी उसमें जो विरोधी पक्ष था, और इसलिए उनकी सरकार 2014 में गई। तो फिर 2014 में चुनाव हुए, 2019 में हुए, 2024 में हो गए, 2024 हो। तो आप ये देखें कि 99 से 2024 तक यदि सही 5 साल में चुनाव हो सकते हैं, तो एक देश एक चुनाव में, अब आप कहेंगे कि ये तो आपने संसद की बात कर दी, लोकसभा की बात कर दी, विधानसभाओं का। तो चलिए विधानसभाओं की चर्चा करें। पहले 67 तक, जब तक दल बदल नहीं हुआ, तब तक 5 साल ही चलते रहे विधानसभाएं। उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नया नहीं लाया गया था, संविधान के प्रावधान के तहत ही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने इधर उत्तर प्रदेश में किया, उधर गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ही अपने को तोड़ करके फिर एक ऐसी स्थितियां उनके नेताओं ने की है, उसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन नेतृत्व कहें, या आप उनको दल बदलू कह लीजिए। या हरियाणा में भजनलाल वाला जो कांड है, आया राम गया राम, वो किसका, वो कांग्रेस राज में हुआ था या बीजेपी के राज में? तब मोदी जी थे क्या वहां पर? बीजेपी भी, भारतीय जनसंघ तो रहा, लेकिन आया राम गया राम तो चलता रहा। उसके लिए कौन दोषी? कांग्रेस ही थे ना। तो क्या आप चाहते हैं आया राम गया राम होता रहे, फिर चुनाव होता रहे, फिर चंदा वसूल हो, और चंदा वसूल करके काला धन रख दिया जाए स्विस बैंक में? अब स्विस बैंक में तो रहता नहीं है, कहीं अफ्रीका में जमा कर दीजिए, कभी लाते में, कहीं ऐसी जगह सिंगापुर में कर दीजिए, या कुछ ऐसे छोटे से देश में कर दीजिए। लोग तो हमें बताते हैं कि बेल्जियम के पास भी एक जगह है जहां काफी पैसा, कुछ ऐसी बड़ी पार्टियां जो पहले सत्ता में रही, वो वहां पहुंचाती थी। अब स्पेशल विमान जब जाता था तो उसके साथ बड़े बड़े बक्से भर करके गए हैं। इसकी जांच आज तक पता नहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई ने की कि नहीं की, लेकिन जो अधिकारी उन दूतावासों में, उस यूरोप के उस देशों में रहे हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ होता था। वो कहाँ कैसे रकम गई, वो हिसाब, क्योंकि यही है चुनाव में। आप चंदा भी ले लीजिए, उसके बाद मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सेठों से भी पैसा लिया, उद्योगपतियों से लिया, व्यापारियों से लिया, जनता से लिया, पार्टी से लिया। उसके बाद सोचा कि चुनाव जीता टिकट मिलने पर ही कर रहा हूं, इसीलिए टिकट लेने देने पर भी विभिन्न पार्टियों में पैसा लेने लगा। तो जब असेंबली के चुनाव में वसूली होती है, फिर संसद में होती है। और मैंने कहा सारे नेता और सारी पार्टी ऐसा करती है। मैं तो केवल एक उस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि ऐसा संभव होता रहा है, जिसकी कुछ प्रमाण और चर्चा हमेशा जनता तक भी पहुंचती है। या माफिया डॉन है, उनका यदि आप ऐसे ऐसे नेता चुन करके आ गए जो बिल्कुल अपराधी, सजा हो चुकी है, लेकिन उन्हें कहा अभी इतने 2 साल से अधिक नहीं हुई, तो उसके लिए वो अपना फिर से चुनाव लड़ करके फिर रहे, सत्ता में रहे। 5 साल तो उनको सत्ता चाहिए उनको, फिर डंडे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, फिर चुनाव जल्दी होगा तो उनका डंडा चलता रहेगा। अपराधीकरण और धनबल, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार आवाज उठा चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इसको कर दे, चूंकि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, इसमें कुछ शक नहीं। हरीश साल्वे जैसे जो विधिवेत्ता हैं, जो इस डॉक्टर कोविंद साहब की कमेटी में थे, उनका भी मानना है कि हाँ भाई, इसको तो कोई रोक, हर फैसले को चुनौती, हमारे यहाँ तो सिस्टम यही है, न्यायपालिका के पास जा सकता है। संसद में भी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। अब ये वरना पहले जो चल रहा था, मेरा तो मानना है कि भाई जब
67 तक या उसके बाद भी जब जब 5 साल में चुनाव होने की स्थितियां थी, विधानसभाओं के चुनाव होते थे, तो फिर अब उसके लिए संविधान, लेकिन ठीक है टेक्निकल कई रीजन है जिसके लिए कहा जाता है कि अब ऐसा करना होगा, तो पहले सबके कार्यकाल अलग अलग है, पहले एक होता था इसलिए संभव हुआ। लेकिन मैं उदाहरण दूंगा, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार कितने वर्षों तक रही? 4, 5, 6, 5 कार्यकाल उनके पूरे हुए और हर 5 साल में चुनाव हुए। और पश्चिम बंगाल में लगभग एक आध उस अपवाद को छोड़ दे इमरजेंसी को, तो वहां तो पश्चिम बंगाल जब से चुनाव असेंबली के हुए हैं बराबर चुनाव हर 5 वर्ष में हुए हैं। एक आध ही ऐसे अवसर आए हैं जब वहां पर ऐसी स्थितियां हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, या जब और इसी तरह से राष्ट्रपति शासन भी इमरजेंसी के समय, उसके बाद वो जो दौर था, जनता पार्टी आई तो उसने भी डिसमिस किया, चूंकि ऐसी सरकारें थी जिस पर वो नहीं हो सकता था। या एनटी रामाराव की, आज नायडू साहब के ही परिवार के एनटी रामाराव को, उनको तो क्या रामलाल कांग्रेस की सरकार ने कैसे डिसमिस कर दिया था पूरे बहुमत वाले को। अब वो ऐसा काम आप करना चाहते हैं ना, सत्ता में आ जाए तो हम जिसको चाहें हटा दें, फिर गिरा दें, उसको भेज दें। सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में, केरल में भी, ये तो वो भी कांग्रेस ने ही, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को 57 में किसने गिराया? कांग्रेस ने गिराया। आज कांग्रेस के साथ है वो लेफ्ट पार्टी, वरना केरल में भी हर 5 वर्ष में चुनाव होते रहे। एक ही वो अपवाद है जिस समय मिसेस गांधी के कहे, जबकि नेहरू नहीं भी चाहते थे, लेकिन बताया गया कि नहीं साहब, उनका दबाव था, उनके और साथियों का दबाव था कि नहीं नहीं उसको भंग कर दीजिए। कम्युनिस्ट, बाद में तो कम्युनिस्टों का सहारा इंदिरा जी को बहुत मिला। वो केरल जैसे राज्य, बंगाल जैसे राज्य, मैं इसलिए अब बता रहा हूं, कई ऐसे राज्य जहां पर हर 5 साल में चुनाव होते रहे। आंध्र प्रदेश, जो बाद में तेलंगाना भी बना है, लेकिन क्या वहां पहले 5 साल में चुनाव होते रहे थे। अब वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, आप कुछ जाति कर देंगे, ये करना जो चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कितनी विधानसभाएं भंग की? मेरे हिसाब से तो नहीं की। यदि आपके हिसाब से है तो आप बता दीजिए, देख लीजिए, खगाल करके देख लीजिए, अपोजिशन के नेताओं से पूछ लीजिए कि भाई जवाब तो दीजिए। चलिए, हम मोदी से तो नहीं पूछ सकते हैं, आप कहते हैं पत्रकार तो उनसे पूछ नहीं सकता है, तो आप ही पूछ लीजिए राहुल गांधी जी से कि क्या है, कितनी सरकारें कांग्रेस की गिराई, भंग कर दिया, क्या डिसमिस कर दिया? पश्चिम बंगाल में इतना आकार उनकी ही पार्टी करती रही, इतनी भयानक हिंसा अभी तक जारी रही, उसके बाद भी उसको तो भंग नहीं किया, न राष्ट्रपति शासन लगाया। कितनी डिमांड उनकी अपनी पार्टी करती रही, तब भी नहीं हुआ कि भाई संवैधानिक है, अदालत है, और अदालत भी यदि कोई ऐसा करे तो उसके बाद भी तो संसद में ला करके 6 महीने में चुनाव तो करा नहीं होंगे। दिल्ली में भी कहा जा रहा भाई लगा सकते थे, कितनी समय से हम खुद मानते थे कि दिल्ली अराजकता की कगार पर पहुंचा, जेल में मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं राष्ट्रपति लगाया गया? लेकिन नहीं लगाया गया कि नहीं, हम संवैधानिक परंपरा के हिसाब से नहीं करेंगे, जो संविधान में प्रावधान है करेंगे। तो धन बल के लिए, मनमानी के लिए जल्दी जल्दी चुनाव हो, लोकसभा के हो, सरकार गिराए, हम 2 साल में गिरा दें, क्यों 5 साल चलने दें मोदी सरकार? भाई आपको इसकी जल्दी क्या है? देश को क्यों आप अरबों रुपए के दबाव में डालना चाहते हैं? तो मेरी राय तो यही है। और मैं तो संविधान वेत्ताओं की, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल और नेहरू भी जिसमें शामिल थे, उन सब ने जिस तरह से 5 वर्ष के लिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव तय किए थे, वो वापस लाने का काम, जो ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने किया है, वो क्रियान्वित हो, बहस हो, संसद में बहस हो, बहुमत सिद्ध हो। हम ये नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी अभी से उस पर प्रक्रिया शुरू हो, सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी जल्दी झंडी दे दे, उसको लटकाए न रखे, उसमें भी राजनीति न हो। यही हमारी राय है। एडिटर साइड में विराम देते हैं, आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।